अच्छा, अब आइएगा दूसरा मॉडल जो सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमें, दैट इज रीवैल्यूएशन मॉडल। एसेट मेजर्ड यूजिंग द रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, इसके जो रूल्स हैं वो सेम वही हैं जो IAS 16 में आपने रीवैल्यूएशन के पढ़े हैं। रीवैल्यूएशन में हमने क्या पढ़ा था? इफ देयर इज अपवर्ड ट्रेंड, यानी मीन जब आपकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो जो इंक्रीज है दैट शैल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, ये मैं जरा रिवाइज कर रहा हूं अपनी लैंग्वेज में। However, if the previously loss has been charged to profit and loss, then first reinstate the loss and the remaining amount is transferred to revaluation surplus. ठीक है। सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा था लॉस वाला? इफ द फेयर वैल्यू इज लेस देन द कैरिंग वैल्यू, then the decline shall be charged as an expense for the year for the profit to the profit and loss. And if there is revaluation surplus balance exists against same asset, then first adjust the loss against it. ठीक है, तो वो तो सिंपल वही है। तो यही रूल आपके यहां पर भी है। ठीक है, तो इससे पहला रूल वो कहता है डिक्रीज इन प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड इंक्रीजेस द रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, विद इन इक्विटी। अब जरा ये लाइन देखिएगा, वो ये कहता है कि अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी credited to revaluation surplus credited to revaluation surplus, जो कि ऑब्वियसली इक्विटी में क्लोज होगा। अब यहां पर अगर एंट्री देखो खुद ही बन गई, तो डेबिट हो रहा है आपका लाइबिलिटी और क्रेडिट हो रही है रिवैल्यूएशन सरप्लस। डिक्रीज इन लाइबिलिटी मीन डिक्रीज इन प्रोविजन, एक ही बात है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन साथ में वो लिखते हैं except it is recognized in profit or loss to the extent that it reverses the previous loss charged to profit and loss account। यानी अगर आप इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस ट्रांसफर कर चुके हो, तो फिर आपने डिक्रीज इन प्रोविजन को रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट नहीं करना। सेम वही रूल आ गया जो IAS 16 में एसेट में पड़ा था। अगर आपका एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो जो अमाउंट इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस को। लेकिन अगर आपकी पहले से लॉस ट्रांसफर हो चुका है, तो पहले आप लॉस को रीइंस्टेट करोगे। तो यहां पर वही चीज है, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। हाउएवर इट शैल बी credited to profit and loss if previously charged। अगर आपने पहले एक लॉस चार्ज किया हुआ है और अब आपका गेन हो रहा है, यानी ये गेन होगा डिक्रीज इन प्रोविजन, ये गेन होगा, गेन हो रहा है, तो फिर मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट नहीं करूंगा, बल्कि पहले उस लॉस को रीइंस्टेट करूंगा और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैं क्रेडिट कर दूंगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम वही रूल है जो कि हमने IAS 16 में पढ़ा था। सेकंड, इंक्रीज इन प्रोविजन shall be recognized in profit or loss। अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है, इंक्रीज इन प्रोविजन क्रेडिट होती है। इंक्रीज इन प्रोविजन मीन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये क्रेडिट होती है। तो डेबिट किसे करूं? चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इससे आगे स्टैंडर्ड वही वर्ड यूज करता है, एक्सेप्ट इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिड्यूसेस द रीवैल्यूएशन सरप्लस
within equity to the extent of any credit balance existed in the revaluation surplus against same asset। यानी अगर आपका इस सेम एसेट के अगेंस्ट कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है तो पहले आप उसको रीइंस्टेट करोगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करोगे। इसलिए यहां पर आगे वो लिखते हैं स्टैंडर्ड के हाउएवर इट शैल बी क्रेडिटेड to profit and loss, sorry, revaluation surplus if balance of revaluation surplus exists against same asset। ये दो तो बेसिक रूल हैं, ये तो आपने हर जगह अप्लाई करने हैं, हर जगह पर, ठीक है। अच्छा, इससे आगे एक वर्डिंग और देखिए, तीसरा वो लिखता है इन द इवेंट दैट डिक्रीज इन प्रोविजन exceeds the carrying amount that would have been recognized had the asset been carrying under the cost model, the excess is recognized immediately in profit and loss। ये वर्डिंग वही है जो मैंने आपको सिंपल बताया था हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी अगर पहले से लॉस चार्ज हो चुका है तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना हमने पढ़ा है, लेकिन अप टू हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट ये जो वर्डिंग लिखा होता है, ये लिख रहा है, वर्डिंग का मीनिंग वही है, दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड द एसेट हैव बीन कैरीड अंडर द कॉस्ट मॉडल, अंडर द कॉस्ट मॉडल। यानी जो आप कॉस्ट मॉडल के थ्रू आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है उतनी अमाउंट आप उसको रीइंस्टेट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। उसके बाद वो नंबर 4 पे लिखता है ए चेंज इन प्रोविजन इज एन इंडिकेशन द एसेट मे हैव टू बी रीवैल्यूड in order to ensure the carrying amount does not differ materially from the determined amount determined using the fair value model। रिवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव बता रहा है, रिवैल्यूएशन करते क्यों, इसीलिए करते हो ताकि उसकी जो मार्केट प्राइस है और बुक वैल्यू में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो, ठीक है। और चेंज इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन प्रोविजन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड एज सच। यानी जब डिस्क्लोजर बनाओगे तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो रहा है थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज इन फेयर वैल्यू वो अलहदा शो करोगे, डिस्क्लोज करोगे, और जो आपका डिक्रीज इन प्रोविजन से हो रहा है उसको सेपरेटली शो करोगे, ठीक है। थोड़ा ये दोनों एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं और देखते जाइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1 देखिएगा, एग्जांपल 1, on 1st January 2018 we have purchased a plant whose cost is 900 million। The estimated useful life of asset was 10 years with a residual value of 100 million। It is also estimated कि आपने डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो लगानी है $90 million है। डिस्काउंट रेट हमें क्वेश्चन में वो देते हैं 8%, 7% कर लें। 31 दिसंबर 2018 को आप फेयर वैल्यू मॉडल चूज करते हो, और फेयर वैल्यू मॉडल के थ्रू आपकी जो फेयर वैल्यू है
वो एसेट की वो 1050 मिलियन। और साथ ही आपने रीमेजर किया कि अब आपका जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है दैट इज reduced to 70 million, whereas discount rate was also declined at 6%। ये डाटा दिया हुआ और एक साल की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने कर दिया जी। तो 1 जनवरी 2018 को आपने एक प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्ट 900 मिलियन थी। ओके, 1 जनवरी को इसकी कॉस्टिंग करेंगे 1 जनवरी 2018, तो परचेज कॉस्ट जो है यानी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो मेरी 900 मिलियन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को ऐड करता हूं, प्रोविजन को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब देखें डिसमेंटलिंग कॉस्ट मेरी कितनी है 90 मिलियन, और इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, 7% डिस्काउंट रेट है, 10 इयर्स के बाद मैंने डिसमेंटलिंग करानी है, इंटू 1.07 रेज टू पावर -10। कैलकुलेट कीजिएगा। जी 45.75 45.75। तो इनिशियली जो एसेट की वैल्यू आ गई वो 945.75। ठीक है, ये मैं अब 2 कॉलम बना रहा हूं, ये एसेट हो गया और ये उसकी प्रोविजन आ गई। ये वर्किंग हर क्वेश्चन में आप ऐसे बनाइएगा, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। वो मसला जो मेरी कल मिस्टेक हुई है वो भी अब रिकवर हो जाएगी। इसमें हमेशा इस तरह 2 कॉलम में साथ चलो। जैसे कि आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, प्रोविजन की अमाउंट यहां पे 31 दिसंबर को पहला काम मैंने क्या करना है दोनों में। अभी आपने चेंज से पहले एक काम करना है, चेंज से पहले दोनों की कैलकुलेशन कर लो। यानी पहले इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूं। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, 945.75 डिवाइडेड बाय माइनस रेजिडुअल वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 10। $84.57 84.57 ये डेप्रिसिएशन ही लेस की, और यहीं पे मैं फाइनेंस कॉस्ट ले लेता हूं। अनवाइंड करना इसको 45.75 का हम कितने परसेंट लेंगे 7%। तो 45.75 का 7% लिया, कितनी अमाउंट आई 3.20 3.20। ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा। इसके बाद दोनों को ऐड कर लो, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं लिखूंगा कैरिंग वैल्यू बिफोर चेंज इन प्रोविजन। अब पहली अमाउंट कितनी आएगी 945.75 माइनस 84.57 861.18। और इसको हमने प्लस किया तो ये बन गया 48.95। ठीक है जी। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं दोबारा से प्रोविजन कैलकुलेट करता हूं, रिवाइज करता हूं इसी डेट को, और मैं लिखता हूं रिवाइज्ड प्रोविजन। ठीक है, अब रिवाइज्ड प्रोविजन जो है ना वो एक लाइन छोड़ के निकालनी है आपने यहां पर, रिवाइज्ड प्रोविजन। अब प्रोविजन जो है वो अब आपकी 70 पे कैलकुलेट होगी, बिकॉज डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज एस्टिमेट हैज चेंज टू 70।
अब आपने 70 का ये चेंज किया। अच्छा, प्रोविजन से पहले एक चीज रह गई, वो सॉरी, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगाया। पहले रीवैल्यूएशन लगाओ ना, उसके बाद ये कैलकुलेट करें। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं तो अब मुझे फेयर वैल्यू चाहिए। ये 2018 की बात कर रहा हूं, फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू एसेट की है 1050, तो ये इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज इन प्रोविजन, सॉरी, इंक्रीज इन कैरिंग वैल्यू। तो कितनी इंक्रीज हो रही है? 188.82 188 88.82। और इस इंक्रीज को हम कहां लेके जाएंगे? इट शैल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, यानी ये अमाउंट आपकी रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगी 188.82। अब आगे आइएगा, अब इसी डेट को मैं अब चेंज इन प्रोविजन लेता हूं एक लाइन छोड़कर, और मैं अब रिवाइज प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा बिल्कुल एंड पे, और रिवाइज प्रोविजन अब निकलेगी 70 पर 70 इंटू, अब आप देखो तो रेट भी 7% से कम होकर 6% हो गया, 1.06 रेज टू पावर माइनस 9, क्योंकि अब एक साल गुजर चुका है, अब 9 इयर्स रह गए हैं, तो प्रोविजन की दोबारा अमाउंट क्या निकली जी? 41.43 41.43। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन। ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 70 इंटू 1.06 रेज टू पावर माइनस 9, चेक कर लेना। नो सर, यही आ रही है। अच्छा, अब डिक्रीज इन प्रोविजन कितनी आएगी? 48.95 माइनस 41.43, 7.52 7.52। ये डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज का रूल क्या पड़ा था? डिक्रीज इन प्रोविजन, अगर मेरी प्रोविजन डिक्रीज होती है, दैट शैल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरा क्रेडिट होगा, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस को। अब ये दो अमाउंट रीवैल्यूएशन सरप्लस को गई हैं। इस टेबल को बनाने के बाद अब मैं जरा एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, जरा चेक कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई। एसओसीआई में एक क्या चीज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की वाली अमाउंट में? फर्स्ट इज द फाइनेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने इस साल में कितनी ली? ये देखिएगा, डेप्रिसिएशन 84.57, ये मैं माइनस में लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट मेरी आ रही है 3.20। दिस वन, ठीक है, ये दोनों अब रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद मैं नीचे हेडिंग देता हूं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और यहां पर मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस जो मेरा आ रहा है, वो दोनों को प्लस करके निकालिएगा, कितना आया इन दोनों को? 188.82 प्लस 7.52, 196.34। यहां पर आप जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एक नोट बना रहा हूं, कोई भी नोट नंबर दे लो, 17।
अभी हमने पढ़ा एक लाइन स्टैंडर्ड की और वो लिखता है द चेंज इन द रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन प्रोविजन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड एज सच। इसको अलहदा से हाईलाइट करना है, यानी ये सरप्लस दो रीजन की वजह से आ रहा है। इसके अंदर फेयर वैल्यू चेंज की वजह से भी इंक्रीज आ रहा है जो कि इस टेबल से नजर आ रहा है, लेकिन डिस्क्लोजर में ये टेबल तो नहीं बनी होगी, ये तो हमारी इंटरनल वर्किंग होती है। तो जब आप डिस्क्लोजर बनाओगे रीवैल्यूएशन सरप्लस का, तो आप यहां पर क्लैरिटी में लिखोगे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज अगेंस्ट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के अगेंस्ट कितना आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस आया? 188.82 एंड देन अरोज अगेंस्ट चेंज इन डिसमेंटलिंग प्रोविजन, और वो चेंज आ रही है 7.52। ये डिस्क्लोजर आप दोगे तो 196.34 की अमाउंट आ जाएगी। दिस इज नोट नंबर 17। ठीक है, ये एसओसीआई का मैंने अभी एक्सट्रैक्ट बनाया। अब एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट इसका बनाएंगे। और एसओएफपी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दो चीजें आनी है, बल्कि वहीं से देख के मैं बता सकता हूं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक आना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये दो कॉलम आने हैं और तीसरा सरप्लस आएगा। एसेट कितना शो होगा? 1050 पीपीई, और प्रोविजन जो है वो 41.43। सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रोविजन जो 41.43 आ रही है, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होगी या करंट लायबिलिटी? जी, एनी स्टूडेंट? दोनों में आएगी सर। दोनों में आएगी? किसने कहा दोनों में आएगी? आज श्योर कि दोनों में आएगी? मुझे भी कंफ्यूज कर दी है। जो डिसमेंटलिंग है वो कब करवानी है आपने? आफ्टर 10 years। यस, अब तो 9 कह सकता हूं ना, 9 कह सकता हूं, आफ्टर 9 years। तो फिर ये करंट तो नहीं हो सकते ना, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, यानी ये आपका नॉन करंट एसेट में जाएगा और ये नॉन करंट लायबिलिटी में, और इसका जो टोटल है वही जो 196.34, ये हमारा इक्विटी। ये तीन आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाओ। अब बताओ, ओके? यहां कोई क्वेश्चन करना है तो पूछो। रेफर 2 के बच्चों के नाम बताइएगा कौन कौन से हैं जो हाईलाइट किए मैंने। अहमद हसन नहीं है आज। फिर हारून असगर। जी हारून असगर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? छुट्टियां बड़ी कर रहे हैं, कितनी छुट्टियां? आखिरी 5 क्लासेस में नहीं थे आप। चलें, लारेब कैसर, आपका नाम मैं खत्म करवा रहा हूं क्लास में से, ठीक है? आपको कोई एतराज है तो अभी बोल दो, ठीक है? आगे चलें, कोई एतराज नहीं। मलिक तलहा नवाज, ये आज भी नहीं है। मोहम्मद सुबहान भट्टी, हाँ ये तो मौजूद है। क्या है इसके प्रोग्रेस? इस मंथ में 10 एब्सेंट। हाँ जी सुबहान। जी सर। सुबहान भट्टी, यार आपकी 10 एब्सेंट आ रही हैं इस मंथ में, क्या कर रहे हो? सर एब्सेंटीज मेरी लास्ट फ्राइडे से, क्योंकि मेरी फैमिली में डेथ होगी, तो उससे पहले मेरी अटेंडेंस नहीं हुई होगी। क्लासेस मेरी सारी थर्सडे तक हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इसका नाम काट दें, इसको रहने दें, यानी इसको असल में मैं ये सारे नाम निकलवा रहा हूँ इस बैच में से ना, जो बच्चे एब्सेंट है ना, जो रेगुलर नहीं आते मेरी क्लास में, मैं निकलवा दिया करता हूँ।
तो ये अभी मैं सारे नीचे जाके निकलवाऊंगा, आपका मैंने काट दिया नाम, आपका नहीं जाएगा। जी आगे बताएं। मोहम्मद उमर। हेलो सर। सर लारेक प्रेजेंट। जी जी बताइए। सर वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रही हूँ, थोड़ा लाइट का इशू था इस वजह से नहीं ले सकी। सर आइंदा मैं रेगुलर। ख्याल किया करें ना, डायरेक्ट को भी काट देना। सर अच्छा मोहम्मद उमर, ओके ओके फाइन। मोहम्मद उमर नहीं है, नहीं आया आगे। ये तो शुरू से नहीं आ रहा, ये तो गलती से मेरे बैच में डाल दिए इन्होंने, और ये भी गलती से मेरे बैच में आ गई है, ये भी मेरे स्टूडेंट नहीं है। उसामा बिन रिजवान, आई थिंक सो, नहीं ये तो है, मौजूद है उसामा बिन रिजवान। उसामा आवाज आ रही है? चले आपको, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सुन लीजिएगा। क्या पोजीशन है इसकी आपकी? तो कोई आपको मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल में आज पहला दिन है क्लास के मुताबिक, ठीक है? तो अब आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कीजिएगा, मैं आपका नाम खारिज करवा रहा हूँ इस बैच से। अब आपको जाने और कोऑर्डिनेटर जाने। आगे चलें जी। मेरे क्लास में सिर्फ वही रहेगा जो रेगुलर क्लास में आता है। जैसे ही आप आज के बाद नोट कर लो, कोई भी स्टूडेंट 3 एब्सेंट मुसलसल हुई मैंने नाम निकलवा रहे हैं, अब फिर दोबारा नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए प्लीज़ अगर कोई बहुत इमरजेंसी में छुट्टी करनी पड़ती है तो चलो उस टाइम नहीं बता सके, बाद में बता दो, बताओ ज़रूर, ठीक है? ताकि मेरे माइंड में हो, मैं उसको लीव लगा दूँ, एब्सेंट ना लगाऊँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो मैंने लिया अभी आपके सामने डिक्रीज इन प्रोविजन। अब जरा आते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन की तरफ। ये तार बहुत ही डिस्टर्ब है। अच्छा अब एक और एग्जांपल लिखिए। सपोज हमने एक प्लांट बाय किया जिसकी कॉस्ट 250 मिलियन थी 1 जनवरी 2019 को। आपने एस्टिमेट किया कि इसकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स होगी। रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन और डिसमेंटलिंग कॉस्ट 50 मिलियन। डिस्काउंट रेट 5%। December 2019 को फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 285 मिलियन। और अब आपने रिवाइज की डिसमेंटलिंग कॉस्ट। Dismantling cost was increased to ₹60 and discount rate was also increased from 5% to 7%। अब इसमें जो चीज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ आई थिंक सो वो हो चुकी होगी, अगर नहीं होगा तो फिर एक और एग्जांपल मैं करवाऊंगा जहां दोनों चीज़ें आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। इसी फॉर्मेट को यूज कीजिएगा। कॉलम बनाते हैं, पहला एसेट्स, एसेट है जो भी हमारा प्लांट है। सेकंड कॉलम हम बना लेंगे प्रोविजन का, और तीसरा बाद में बताते हैं जो भी हमें चाहिए होगा। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे आए, जो मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस भी आए। जी तो सबसे पहले उसी तरह स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2019 को आपकी जो प्लांट है उसकी वैल्यू 250 थी। अब इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो ऐड करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट
अब डिस्मेंटलिंग कॉस्ट मेरी कितनी है जी 50 मिलियन और डिस्काउंट रेट है 5%, तो 50 इंटू 1.05 रेज टू पावर 8 साल के बाद मैंने इसको डिस्काउंट करवाना है रेज टू पावर -8, कितनी अमाउंट आएगी 33.84 33.84 8 यस सर ओके तो ये ऑब्वियसली प्लस होगी इसमें, तो प्लस होने के बाद मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट आ गई 283.84। जरा प्लीज देखिएगा इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। अब साल के एंड पे पहले मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूं, ये प्रोविजन के अमाउंट यहां ले आए। 31 दिसंबर 2019 को मैंने पहले डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। अब डेप्रिसिएशन निकलेगी 283.84 डिवाइडेड बाय 8, हाउ मच सर रेजिडुअल वैल्यू भी है 20 मिलियन -20 भी करेंगे सर। सॉरी रेजिडुअल, ठीक है, ओके ओके, रेजिडुअल वैल्यू 20 और डिवाइडेड बाय 5 8 32.98 32.98। अब इसको माइनस किया तो ये WDB आ गई 250 आई थिंक पॉइंट 86.86 ओके। अब इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट निकालो और फाइनेंस कॉस्ट निकलेगी 33.84 इनटू 5%। अभी डिस्काउंट रेट वही अप्लाई करना है क्योंकि 7% चेंज में अप्लाई करोगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 33.84 इंटू 5%, 1.69 1.69। इसको ऐड कर लो 35 आई थिंक 53। यस सर सही है। चलिए ठीक है। अब ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, जिस तरह यहां हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट की थी, ठीक है। ये मैंने सर ऊपर नीचे टोटल किया, वहां सामने सामने कर लिया। अब इसके फौरन बाद आप रीवैल्यूएशन करो। 31 दिसंबर को हमने रीवैल्यूएशन की तो फेयर वैल्यू मुझे चाहिए। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 285। अच्छा, मैं जरा फेयर वैल्यू चेंज करता हूं और मैं जरा किसी मकसद के तहत कर रहा हूं, इसको 255 कीजिएगा। कोई रीजन है मैं इसको कर रहा हूं 255। तो फेयर वैल्यू 255 आई, तो इंक्रीज कितना हुआ 4.14। ये जो इंक्रीज आ रहा है बताइए कहां लेके जाऊं रूल के मुताबिक, आइए 16 जी। रिवैल्यूएशन सर, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा हमारा कहां गई अमाउंट, अच्छा यहां पे लगा। ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कैलकुलेट करो 4.14 और ये 4.14 मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस में ले गया। अब देखो मेरा सारा कुछ कैलकुलेट हो चुका है, डेप्रिसिएशन भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। आई हैव कैलकुलेटेड द फाइनेंस कॉस्ट, इवन दैट रीवैल्यूएशन हैज बीन मेड। अब इससे आगे चलिए, इसी डेट को मैं चेंज इन वो करूंगा, आप ये रेड से कर लेता हूं। 31 दिसंबर को रिवाइज करूंगा रिवीजन ऑफ प्रोविजन
तो रिवाइज की तो अब प्रोविजन जो कैलकुलेट होगी वो 60 पर होगी। डिस्मेंटलिंग कॉस्ट पहले 50 थी, अब 60 हो गई। अब डिस्काउंट रेट पहले 5% था, अब 7% है। लेकिन पहले आपने कैलकुलेट किया था 8 इयर्स, अब 7 इयर्स होंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा 60 इंटू 1.07 रेज टू पावर -7 37.36 37.36। ओके अब ये इंक्रीज हो रही है प्रोविजन। हमारा क्वेश्चन अभी भी वो नहीं बना जो मैं बनाना चाह रहा था। एनीहो ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन देखो कितना है, 35.53 माइनस 37.36। 1.83 1.83 से प्रोविजन इंक्रीज हो रही है। जब प्रोविजन इंक्रीज होगी तो हमने रूल क्या पढ़ा था, अगर प्रोविजन इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन प्रोविजन शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगा। लेकिन इफ ये भी पढ़ा था कि इफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट सेम एसेट देन दिस शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस। यानी ये 1.83 की जो अमाउंट है वो मैं यहां से एडजस्ट करूं और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ जाएगा 2.31 आई थिंक। इसको ट्रीट बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को ही ट्रीट करते हैं। ओके इस तरह की मैं आपको एग्जांपल और बना के दूंगा अभी, क्योंकि ये तो अभी मैंने 2 लगाए, ये 4 मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं, 4 मुख्तलिफ। यानी अब ऐसा भी मैं कर सकता हूं एक एग्जांपल के अंदर जहां पे आपका रीवैल्यूएशन गेन नहीं लॉस आ रहा है, ठीक है, और उस लॉस में इंक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन प्रोविजन। तो एक एग्जांपल जरा लिखिएगा, ये घर से जरा ट्राई करें। लिखें एग्जांपल। सर डाटा ही नोट करना आपने, वो मैं लिखता हूं। जी ऑन 1 जुलाई 2017 हमने एक प्लांट बाय किया जिसकी कॉस्ट 100 मिलियन थी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 34 मिलियन। यूजफुल लाइफ 8 years। June 30 और डिस्काउंट रेट भी ले लें 8%, 8 ईयर और 8%। 30 जून 2017 18 एक तो आपका फेयर वैल्यू जो है 72 मिलियन पर आ गई, और जो आपकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो 24 मिलियन है, और डिस्काउंट रेट 7% कर दें।
एक एग्जांपल आपने इस तरह करनी है, दूसरी एग्जांपल इसी के साथ, यानी फेयर वैल्यू आपने 72 ही लेनी है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो आप 44 कर दें और डिस्काउंट रेट 10%। ये दो मतलब मुख्तलिफ तरीकों से आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर अब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका पहले रीवैल्यूएशन लॉस आएगा, जब रीवैल्यूएशन लॉस आएगा उसके बाद फिर वो जो ट्रीटमेंट है उसको लेना है। अगर लॉस आ रहा है तो कैसे आपने इसको रीइंस्टेट करना, वो सारी चीज़ आप इसमें अप्लाई करोगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट एट होम। ये दो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद बुक में आते हैं। इसमें अब 23rd क्वेश्चन जी, इसको भी देख ले एक नज़र, अगर हो सकता है, नहीं तो ये कल करेंगे। फराज इज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड एम्प्लॉयड एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ ग्लेडिएटर लिमिटेड GL. He has recently returned after a long medical leave and has been provided with draft financial statements of GL for the year ended 30th June 2017. अच्छा, ये 30 जून 2017 का डाटा दिया हुआ है और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको फाइनलाइज नहीं हुए। फॉलोइंग फिगर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, ये गिवन। और while reviewing the financial statements, he noted the following issues. As at 30th June 2017, dismantling costs relating to plant has increased from initial estimate of rupees 30 million to 40 million. Further, fair value of plant on that date was assessed at 112 million net of dismantling cost. No accounting entries have been made in respect of increase in dismantling liability and revaluation of प्लांट्स। इसकी कहता है कोई एंट्रीज पास नहीं की, तो ये वही चीज है जो अभी की है। और प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट इज परचेज्ड ऑन 1 July 2015 एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर 135.4 million आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017। यानी ये समझ लो कि ये डेप्रिसिएशन के बाद की अमाउंट उसने दी। ठीक है, सेम आगे लिख रहे हैं, and 3.15 million after transferring incremental depreciation for the year। यानी ये तो खैर पहली दफा रिवैल्यूएशन हो रही है ना, इसलिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आई। मैंने जरा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बना के देने हैं जिसके अंदर 2-3 साल पे हम इसको लेके जाएं और देखें कि कैसे मूवमेंट होती है, जैसे रिवैल्यूएशन में मूवमेंट होती है ना, इसका चेंज इन प्रोविजन को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसमें एनुअल ट्रांसफर भी आपका आएगा, तो ये एनुअल ट्रांसफर के बाद का जो बैलेंस है वो दिया होगा। ठीक है, तो रिवाइज अमाउंट निकालनी है आपने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, इन एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। तो ये क्वेश्चन आपने कर लीजिएगा, अगर कोशिश करें, वैसे मेरा ख्याल है कि हो जाना चाहिए। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, नहीं होगा तो कल डिस्कस करें।